जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा कैफ 3 बिजनेस लॉ लेक्चर नंबर 65A और 65A आपको पता होगा कि अब हमने क्यों किया है, क्योंकि इसके आज के लेक्चर में ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, केस स्टडीज भी डिस्कस हो जाएगी, पास्ट पेपर के क्वेश्चन। जो 65B होगा हमारा लेक्चर, उसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज जो हमारा हुआ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आपको पता है इस चैप्टर के 3 हिस्से थे, इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें फर्दर हमने देखा कि कंपिटेंट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 3 तरह के लोगों के बारे में हमने स्टडी किया कि जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी उनके साथ अगर एग्रीमेंट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, वो 100% लीगली वैलिड नहीं होता। पहला माइनर, दूसरा जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किसको कहते हैं? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब है ऐसे लोग जिनको लॉ ने डिस्क्वालिफाई कर दिया, यानी लॉ ने लिख दिया कि हालांकि ये लोग मेजर हैं, एज ऑफ मेजोरिटी माइनर नहीं है, हालांकि ये पर्सन ऑफ साउंड माइंड है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद हम ये लिस्ट आपको दे रहे हैं, ये लोग चाहे बाकी के एसेंशियल सारे पूरे भी करते हो, स्टिल ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, चाहे मेजर क्यों ना हो, चाहे पर्सन ऑफ साउंड माइंड क्यों ना हो। ये लोग 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकते डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, ये लिस्ट पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ का मतलब क्या? वो लिस्ट ऑफ पर्सन जो चाहे नॉर्मली क्वालिफाइड बाय लॉ होते, नॉर्मली कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन स्टिल लॉ ने कह दिया कि ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो कौन से लोग हैं? पहला, एलियन एनिमी। एलियन किसको? ये शायद कंसेप्ट पहले डिस्कस हो चुका है। एलियन कहते हैं हम, खलाई मखलूक के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ लॉ में। एलियन हम कहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क के शहरी को, सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री, वो एलियन है। जैसे हमारे लिए इंडिया के शहरी, हमारे लिए चाइना के शहरी, जापान के, अमेरिका के, ये सारे एलियन हैं। और एलियन एनिमी, कंप्लीट वर्ड, एलियन के साथ एनिमी भी आ जाए, दुश्मन। ये कौन है? ये वो उस मुल्क के शहरी हैं जिसके साथ हमारे मुल्क की जंग चल रही है। यानी नॉर्मल इन हालात में, अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं चल रही, अगर अभी हम इंडियन सिटीजन के लिए वर्ड कोई भी यूज करना चाहे तो हम एलियन यूज करेंगे। लेकिन अगर कभी पाकिस्तान और इंडिया की अगर जंग छिड़ जाती है, तो फिर जब तक जंग रहती है, जब तक जंग चल रही है, तब तक हम इंडियन सिटीजन्स को क्या कहेंगे? एलियन एनिमी। ये एलियन भी है हमारे और एनिमी भी है। एनिमी क्यों कहा? क्योंकि वार चल रही है, दुश्मन है। वो कहते हैं एलियन के साथ एग्रीमेंट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर ऑलरेडी प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग वार, सस्पेंड हो जाते हैं। अब वार के बाद वो रिज्यूम होंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पे, अगर उसकी नेचर पे। अगर तो उसकी नेचर ऐसी है कि एग्जैक्ट टाइम पे, जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की 2 टाइप्स होती, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हम क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें टाइम एसेंस है, एसेंस का मतलब टाइम एसेंशियल चीज है, वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा हुआ तो ठीक है, वरना उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि अगर वो टाइम पे ना हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। आपने अपने घर के साथ स्टोर वाले से कहा, यार शाम तक 1 बोरी चावल भिजवा देना, उससे शाम की बजाय अगले दिन सुबह या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद बोरी भिजवा दी। अब जाहिर है आपने तो अगले फॉर एग्जाम्पल पूरे सीजन के लिए जो है वो बोरी मंगवाई, 1-2 दिन डिले होने से फर्क कोई नहीं पड़ता। हाँ, आप उसकी थोड़ी बहुत खिंचाई कर सकते हैं, लॉ ने इसकी इजाजत रखी है कि डिले होने की वजह से खिंचाई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी काम का। लेकिन फर्ज कीजिए आपने ईद से पहले दर्जी को कपड़े दिए, दर्जी ने कहा चांद रात को आ जाना। चांद रात को आप गए कपड़े लेने के लिए, सिलाई के लिए दिए हुए थे, दर्जी ने कहा अभी नहीं सिले, 5 दिन बाद आके ले लीजिएगा। 5 दिन बाद आपके किसी काम के होंगे? नहीं होंगे। वहां हो गया भाई ईद के बाद ही पहनने होते, तो मेरे पास नॉर्मल कपड़े पड़े, ईद पे तो नए कपड़े इसलिए सिलवाए, ईद पे पहनने। जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें टाइम एसेंस है, पहले वाले में एसेंस नहीं है। तो उसी तरह
कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएंगे, यानी वार के दौरान में इनका कोई लीगल स्टेटस, कोई काम नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेकिन वार जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिज्यूम होगा कि नहीं होगा। एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नए सिरे से तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाद में, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रिज्यूम होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की नेचर पे कि टाइम एसेंस है या उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं है। अगर टाइम एसेंस था यानी उसका उस टाइम पे होना जरूरी था, जो जंग में निकल गया टाइम, फिर कॉन्ट्रैक्ट फारग है, वाइड है। लेकिन अगर टाइम एसेंस नहीं था फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आगे तो ये टाइम एसेंस या नॉट एसेंस, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ये इस कंसेप्ट में तो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ, रेलिवेंट नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन आगे चल के एक दूसरे कंसेप्ट में, एक दूसरे चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सॉवरेन, ये सॉवरेन एंड एम्बेसडर, सॉवरेन का मतलब क्या है कि बाहर के, जैसे कोई सऊदी अरब का शहजादा आ जाए पाकिस्तान का विजिट करने के लिए, सॉवरेन, ठीक है, यूएसए का, यूके का कोई ऑफिशियल उनका आ जाए, प्राइम मिनिस्टर वगैरह। एम्बेसडर उनके जो सफारतकार होते हैं, सफारतकार जरा थोड़े सॉवरेन की निस्बत थोड़े लोअर लेवल पे होते हैं, लेकिन इन दोनों को इस्तिस्ना हासिल है। आप पाकिस्तान में, जब वो पाकिस्तान में एक तरह से मेहमान है हमारे, वो चाहे अब हमारे बंदों को कत्ल भी करते रहे। आपको रेमंड डेविस वाला केस याद होगा, वो गाड़ी से कत्ल कर दिए थे 2-3। तो ये लोग जो एम्बेसडर्स हैं या सॉवरेन्स हैं, फॉरेनर्स, पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि आप इनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, मजे की बात, ये आप लोगों पे केस फाइल कर सकते हैं अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना आपने, ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की, ये आपके खिलाफ केस फाइल कर देंगे। लेकिन अगर इन्होंने वायलेशन की, आप इनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ये कहता है इनके खिलाफ केस फाइल अगर होगा तो वो सुनवाई वगैरह होगी, वो इनके मुल्क में जाके होगी। ठीक है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इनको इस्तिस्ना हासिल है। जैसे अमेरिका ने कहा था बंदा हमारा वापस, हम उसके ऊपर खुद केस चलाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को सू भी कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे, अगर वो दूसरे बंदे इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करे। लेकिन आप इनको सू नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सूड अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व्स, अनलेस के वो खुद अपनी मर्जी से कहें ठीक है मुझे मंजूर है, आप मेरे पे केस कर दें। ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। अगर वो कह दे सॉवरेन या फॉरेन एम्बेसडर कि ठीक है मेरे से गलती हुई, अब आप पाकिस्तान में मुझे फांसी लटका दे, तो फिर आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। वरना इन लोगों को इम्यूनिटी हासिल होती है, इस्तिस्ना हासिल होता है, आप इन लोगों के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। इसीलिए इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से करना चाहिए, सोच समझ के। कन्विक्ट्स, एक होता है मुलजिम जिसमें इल्जाम लगा साबित नहीं हुआ, एक होता है मुजरिम साबित हो गया। कन्विक्टेड का मतलब वो मुजरिम जिस पे कोई जुर्म साबित हो गया और वो उसकी सजा काट रहा है, जेल में है, ये जेल में कैदी है कन्विक्टेड। जो जेल में कैदी है, बताइए क्या वो जेल में बैठ के बिजनेस चला सकता है? वो जेल, उसके पास मोबाइल भी नहीं होता, वो तो मिलने के लिए भी आपको पता टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, और वो 2 मिनट के बाद आके वो फिल्मों में कहता होता है जी आपका टाइम खत्म हो गया। तो कन्विक्टेड पर्सन से कोई किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, हमेशा के लिए नहीं कर सकता। क्या? नहीं नहीं, जब तक जेल में है। अच्छा, जेल से बाहर आ जाए ठीक है। अच्छा, एक होता है पेरोल पे रिहाई। आपने शायद पिछले दिनों देखा होगा, वो कोई पॉलिटिशियन अगर जेल में कैद है तो उसके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए तो उसे कोई 4, 5, 6, 7 दिन के लिए कहता है ठीक है आप सजा है, लेकिन आपको 6-7 दिन के लिए हम रिहाई दे देते हैं। आर्जी रिहाई होती है लीगली। तो अगर वो पेरोल पे उसकी रिहाई हो गई है, अब बताइए अब वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? लॉ कहता है उस वक्त कर सकता है, हालांकि आर्जी रिहाई है लेकिन वो कन्विक्टेड नहीं है, मतलब जेल में कैद नहीं है अब। तो जब तक वो जेल में कैद है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जेल से बाहर आ जाए परमानेंटली या आर्जी तौर पे, दोनों सूरतों में उस वक्त ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगी, यानी उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कन्विक्टेड वाला पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं। इंसॉल्व, आपको पता है इंसॉल्वेंट बंदा, जब कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट होता है, कोर्ट
पॉइंट कर देता है, किस क्या कहते हैं उसको जिसको पॉइंट, असाइनी या उसे कहते हैं लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कहते हैं, असाइनी भी कहते हैं। एक और लफ्ज था वो, चले खैर वो जब आगे किसी लेक्चर में मुझे याद आएगा तो मैं आपको बोल दूंगा। तो बेसिकली जो लिक्विडेटर पॉइंट किया जाता है ना, जिसके जिम्मेदारी होती है कि उसने इस इनसॉल्वेंट पर्सन की सारी प्रॉपर्टी को बेच के जितनी भी बची खुची है इसकी लायबिलिटीज को पे करना है जितनी भी अदा हो सके। तो अब जो उसकी सेल परचेज की पावर है प्रॉपर्टीज को, वो भी इनसॉल्वेंट बंदे के पास नहीं रहती। वो जो कोर्ट ने पॉइंट किया होता है लिक्विडेटर, उसके पास चली जाती है, या उसे असाइनी भी कहते हैं। उसका मतलब है ये डिस्क्वालिफाइड है, ये सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट नहीं कर सकता। फिर कंपनीज, कंपनीज अपने आपको पता है मेमोरेंडम में वो होती है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, ठीक है। तो उसमें जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक तो कंपनी काम कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जो उसके मेमोरेंडम से बाहर है वो एग्रीमेंट कंपनी नहीं कर सकती। असल में ये अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो ये लाइन एज इट इज है, पुरानी वाली है। कंपनी लॉ में थोड़ी रिवीजन आ गई है। पहले रूल ये होता था कि जो भी मकसद है वो आपने मेमोरेंडम में लिखना होता है, उससे बाहर नहीं जा सकते थे। अब उन्होंने कहा कि मकसद तो कई से हो सकते हैं, आपने सिर्फ बड़ा पर्पस लिखना होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में वर्ड प्रिंसिपल का मतलब है मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि दूसरे माइनर भी हो सकते हैं, जो अगर आपने मेमोरेंडम में नहीं भी लिखे तो भी कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है वो कंपनीज एक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब असूली तौर पे तो जो हमारे लॉ मेकर्स है ना, उन्हें जब एक जगह पे चेंज, एक लॉ में चेंज किया ना कोई, तो आगे ये बात भी सोचनी चाहिए कि इस चेंज का इफेक्ट दूसरे लॉज पे कहां कहां होगा, और वहां वहां उन लॉज को भी चेंज करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं यार ये थोड़ा सा इधर चेंज किया है, क्या उसकी वजह से ये सारे का सारे लॉ की रिवीजन पार्लियामेंट के पास डिस्कशन लंबे चौड़े में और काम भी बहुत है। वो कहता है नहीं छोड़ो, इसको छोड़ो। तो एक जगह पे जब चेंज आता है उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे वो नहीं डालते। हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये एक्सक्लूड हो जानी चाहिए थी मेरे ख्याल में। बहरहाल उन्होंने लिखी हुई है तो हम पढ़ लेंगे। क्लियर हो गया ये कौन से लोग हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तीन तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस होते हैं। अगर फर्ज कीजिए कोई एलियन एनिमी है, फॉरेन सॉवरनर है, कन्विक्टेड है, वो मेजर भी है, वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड भी है, क्या एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया डिस्क्वालिफाइड। तो ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन लर्निंग जो पार्ट 3 है, इसके पास पेपर के क्वेश्चन हमारे रहते हैं, केस स्टडीज अभी रहती हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले आइए पार्ट 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में क्वेश्चन 33, डिस्कस द पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय ए माइनर। वो सारे पॉइंट छाप देंगे। ये कोई क्वेश्चन होना चाहिए था मेरा ख्याल है 6-7 नंबर का कम से कम, ठीक है। डिस्कस द पोजीशन ऑफ, क्या सिर्फ इतना लिख देंगे वर्ड? आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ये सारे पॉइंट एग्रीमेंट विद माइनर के ही हैं। 34 केस स्टडीज में, अब ये ध्यान से पढ़िएगा, पेज 42 है हमारा बुक का। ए माइनर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटेड टू ए मनी लेंडर दैट ही वाज ऑफ फुल एज। माइनर ने कहा मनी लेंडर के पास जाके कि मैं तो भाई 18 साल से ऊपर का हो गया हूं, एंड एग्जीक्यूटेड ए मॉर्गेज डी फॉर रुपीज 10,000, और उसने उसे 10,000 लेके लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया, मॉर्गेज लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया। हैज द मनी लेंडर एनी राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द माइनर फॉर मनी लेंड फॉर डैमेजेस फॉर एज मिस रिप्रेजेंटेशन। अब बताइए, ए ने अपने आप को फ्रॉडुलेंटली कहा कि मैं मेजर हूं, हालांकि वो माइनर था। तो क्या जिस तरह एजेंट अगर फालसी अपने आप को कहे मैं एजेंट हूं इस बंदे का, कोई पर्सन, तो हम उसे एजेंसी बाय एस्ट्रोपल मान लेते हैं, एजेंट बाय एस्ट्रोपल। अगर किसी पार्टनर किसी पर्सन को फॉल्सली पार्टनर रिप्रेजेंट किया जाए, हम उसे पार्टनर बाय एस्ट्रोपल मान लेते हैं। तो क्या इसको भी मेजर बाय एस्ट्रोपल मान लेना चाहिए? नहीं। ला कहता है जो रूल ऑफ स्टॉपल है ये माइनर पे अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर माइनर की प्रोविजन ही लगेगी। तो बताइए क्या कोई रिकवरी कर सकता है? ये लोन एग्रीमेंट है, ये वाइड है अगेंस्ट माइनर। इसमें माइनर देनदार है क्या लेनदार है?
देनदार, तो ये वाइड अगेंस्ट माइनर, वाइड है, माइनर के खिलाफ वाइड है। लेकिन क्या मनी लेंडर के पास कोई राइट है? क्यों नहीं है? वो गाड़ी वाले केस में क्या बताया था? हाँ, अगर उसके पास पैसे मौजूद हैं, उसकी जेब में कहीं पे रखे हुए हैं उसने, तो वो उससे पैसे रिकवर करवा सकता है। लेकिन अगर उसने पैसे उड़ा दिए, याशी में खर्च कर लिए, तो फिर नहीं उड़ा सकता। अच्छा, एक केस में उसने क्या कहा था कि उससे पैसे लेके उसने मोटरसाइकिल खरीद ली, नहीं। अब बताइए, क्या वो जिस बंदे ने पैसे दिए थे वो ये मोटरसाइकिल रिकवर करवा सकता है? लॉ ने कहा था यस, ये आप ही के पैसों से खरीदी गई है, तो आप ही ये वही रूल लगेगा कि कैश होता तो पॉकेट में कैश होता तो कैश रिकवर करवा सकते थे मनी लेंडर। अब उसने उस कैश से जो चीज ले लिया वो रिकवर करवा। लेकिन अगर उसने 10,000 में से 6,000 की बाइक ली हो, 4,000 वो मरी सवाद घुमाया, अब वो मनी लेंडर 4,000 पे कर ले सबर, और ये जो बाइक है ये रिकवर करवा सकता है जी। 35, A sold some articles from his shop to B on credit, not knowing that B was a minor. A को नहीं पता था B माइनर है, तो फिर तो B पे माइनर वाला रूल नहीं लगेगा? फिर भी लगेगा भाई, माइनर पता क्यों नहीं था? पता होना चाहिए था। टाइम फिक्स फॉर पेमेंट एक्सपायर्ड एंड नो पेमेंट वाज मेड, टाइम पूरा हो गया और B माइनर ने पेमेंट नहीं की। सम टाइम लेटर व्हेन B अटेन्ड मेजोरिटी, जब B ने मेजोरिटी, अच्छा A इंतजार करता, ए ने कहा अच्छा अब मुझे पता चला तुम माइनर हो इसलिए पैसे नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बड़ा होने का इंतजार करूंगा। जब वो 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, तब ए आया और कहने लगा पैसे निकालो। क्या ए कामयाब हो जाएगा केस में? नहीं। क्यों नहीं हो सकता भाई? वो बी मेजर तो हो गया, अब क्या मसला है भाई? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टाइम ऑफ मिनॉरिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम पे होगा उसमें वही रूल लगेगा ना। ये आपको एग्जांपल याद है वो बाप बेटे वाली, जो कहा था, बाप ने कहा था बेटे से कि भाई तुम्हारी परवरिश में पैसे खर्च, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया एज ऑफ मिनॉरिटी पे तो वो वाइड है, उसको बाद में रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट किया एट टाइम ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, वो वैलिड है। अब चाहे एज ऑफ मेजोरिटी में जो कंसिडरेशन दी गई थी वो पास की क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफ मेजोरिटी में हुआ तो वो वैलिड है। तो यहां पे चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफ मिनॉरिटी पे हुआ था, वो वैलिड कोई नहीं है 35 में। ए सबर करे अब। 36, ए एन एडल्ट सेड टू एम ए माइनर, आई विल नॉट पे द कमीशन आई प्रॉमिस यू फॉर सेलिंग माई मैगजीन, मैंने तुम्हें कहा था मेरे मैगजीन सेल करो तुम्हें कमीशन दूंगा, मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन कोई पैसे नहीं तुम्हें मिलेंगे। क्यों? यू आर ए माइनर एंड कैन नॉट फोर्स मी टू पे, तुम एक माइनर हो और मुझे मजबूर नहीं कर सकते। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड होता है। लेबोरेट बताइए क्या ए ठीक है? ए को एक लगाए, भाई तुम गलत, लॉ तो पूरा पढ़ लेते, ये तुम्हें थोड़ी बताया गया कि एग्रीमेंट विद माइनर इज वाइड, बताया गया है वाइड अगेंस्ट हिम, वो अपने राइट्स इन्फोर्स करवा सकता है, यहां पे इसका राइट है इन्फोर्स करवा सकता है, ए गलत है, वो कमीशन ले सकता है। 37, साजिद सप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू हिलाल ए माइनर, नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की है, रिकवर करवा सकता है पैसे। अच्छा, अगर लग्जरीज ऑफ लाइफ होती तो फिर पैसे रिकवर, हाँ अगर लग्जरी स्टिल उसके हाथ में है वो ले सकता है, वो गाड़ी वाली एग्जांपल। नेसेसरीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की हिलाल में। कैन सजाद बी अलाउड बाय लॉ टू रिकवर द वैल्यू फ्रॉम हिलाल्स प्रॉपर्टी, इलैबोरेट, क्या हिलाल की प्रॉपर्टी से वो पैसे रिकवर करवा सकता है? यस, करवा सकता है। ठीक है, माइनर की प्रॉपर्टी से पैसे, अगर उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं है, कोर्ट में जाके कह सकता है सर इसको इंसॉल्वेंट करार दें, वो पर्सनली लायबल नहीं है इसलिए उसको इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जा सकता। 38, आमिर ए माइनर falsely representing himself to be age of majority enters into agreement, falsely representing, इसका मतलब है वो मेजर नहीं माइनर है, माइनर है, ये जेल में माइनर को अंडरलाइन कीजिए। enters into agreement to sell his property to Arif and receives from him a price of rupees 720,000 in advance, 7,20,000 एडवांस में लिया, एग्रीमेंट किया हम प्रॉपर्टी बेच देंगे। आउट ऑफ द सम माइनर परचेज्ड ए कार फॉर 6 लाख एंड स्पेंड्स द रेस्ट ऑन प्लेजर ट्रिप, मिलती जुलती वही एग्जांपल आ गई कि 6 लाख की गाड़ी खरीदी और बाकी उसने उड़ा दिए याशियों में। आफ्टर द माइनर हैज अटेन्ड मेजोरिटी, जब माइनर ने मेजोरिटी अटेन कर ली, आरिफ सूज हिम
फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर इन द अल्टरनेट फॉर द रिफंड ऑफ 720,000 एंड डैमेजेस। क्या आरिफ उसे मजबूर कर सकता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो? अगर माइनर कहता ना मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करनी, तो इसका मतलब है माइनर के अगेंस्ट है। माइनर इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर सकता है, ठीक है। वो अगर माइनर रिफ्यूज कर दे कि मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड अगेंस्ट। इसमें अगेन वही कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ वो माइनर था, तो कॉन्ट्रैक्ट में माइनर वाला रूल लगेगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइड अगेंस्ट। अच्छा, क्या पैसे ले सकता है? 7,20,000 जो दिया नहीं ले सकता, क्योंकि पर्सनली लायबल नहीं है। तो कौन से पैसे, कितने पैसे ले सकता है? सिर्फ कार ले सकता है। शाबाश, ठीक है। यानी माइनर से रिकवरी नहीं करवाई जा सकती, लेकिन अगर उसके पास आपके कुछ पैसे इन हैंड है या प्रॉपर्टी है जो उसने उस पैसों से खरीदी है, वो रिकवर करवा सकते हैं आप। नेक्स्ट 39, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, ये वही केस है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, वो गाड़ी वाला, शोरूम वाला, ठीक है। ये वही केस है, ये हमने लेक्चर के दौरान में डिस्कस कर लिया था। इसको रीड कीजिएगा, ये वही। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, क्वेश्चन 4, हु इज ऑफ ए साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। डेफिनेशन लिखने। अच्छा, इसके मार्क्स काट दीजिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है, उस वक्त शायद ज्यादा एलैबोरेशन एग्जांपल्स वगैरह भी पूछते थे, मार्क्स ज्यादा, मार्क्स काट दीजिए। तो हु इज ऑफ ए, अब ये पूछेगा, ये 2 नंबर के साथ ही पूछेगा, इससे ज्यादा मार्क्स के साथ नहीं पूछेगा क्वेश्चन। साउंड माइंड डेफिनेशन ऊपर बता देंगे कि जो टर्म्स की जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करता हो और उसका इफेक्ट उसके इंटरेस्ट पे क्या होगा, इसको भी अंडरस्टैंड करता हो। 41, ए सप्लाई सम आर्टिकल्स ऑफ फूड टू बी, द वाइफ ऑफ सी हु इज लुनेटिक। अच्छा, सी लुनेटिक है, बी उसकी वाइफ है। नेसेसरीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की गई लुनेटिक को नहीं, उसके डिपेंडेंट को। डिपेंडेंट, वाइफ और चिल्ड्रन डिपेंडेंट होते हैं ना। सी हैज एसेट्स वर्थ ₹5,000, सी के पास 5,000 के एसेट है। ऑन नॉन पेमेंट कैन ए प्रोसीड अगेंस्ट द एसेट ऑफ सी। क्या ए सी के एसेट से रिकवरी करवा सकता है उन पैसों की जो उसने उसके डिपेंडेंट को दिए हैं? इसका जवाब है यस, करवा सकता है। माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करें या उसके डिपेंडेंट्स को, माइनर या डिपेंडेंट्स को, तो आप नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के पैसे रिकवर करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल। वो पर्सनली लायबल नहीं है माइनर, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है तो उससे रिकवर करवा सकते हैं रीजनेबल प्राइस। उसी तरह लुनेटिक या उसके डिपेंडेंट का भी सेम रूल है। लुनेटिक या उसके डिपेंडेंट को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की रिकवर करवा सकते हैं। कहां से? उसकी प्रॉपर्टी से। यहां पे एक स्टूडेंट पूछने लगा सर शरारती होते स्टूडेंट, सर लुनेटिक है, उसकी शादी कैसे हो गई? जिस वक्त वो होशोहवास में होगा उस वक्त हो गई उसकी शादी। एक कहेगा सर माइनर की कैसे हो सकती है? उसमें तो कोई नहीं है ना प्रॉब्लम, वो हो सकता है जल्दी वालदा ने कर दी हो। तो माइनर या लुनेटिक पर्सन इनके डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो अगर डिपेंडेंट को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए वो भी रिकवर करवाई जा सकते हैं। वो ऐसे ही अज्यूम किया जाएगा जैसे वो माइनर या लुनेटिक पर्सन को ही प्रोवाइड की गई है। तो बिल्कुल नॉन पेमेंट के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी से रिकवरी करवाई जा सकती है। आगे कह रहा है वुड योर आंसर बी द सेम इफ सी इंस्टेड ऑफ बीइंग ए लुनेटिक इज ए माइनर। अगर सी लुनेटिक नहीं माइनर है, आपका आंसर सेम रहेगा कि फर्क बदल जाएगा? सेम रहेगा। लुनेटिक भी कोई माइनर वाला नहीं है। तो 42, कैन फॉलोइंग पर्सन मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कौन? ए पेशेंट इन लुनेटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल ऑफ साउंड माइंड। पागलखाने में एक बंदा है, कभी कभार होशोहवास में आ जाता है, एग्रीमेंट कर सकता है? कर सकता है। किस टाइम पे? एट टाइम ऑफ साउंड माइंड। लेकिन आगे एग्जाम में लिख दे बेहतर है। लेकिन जो पर्सन इसको इन्फोर्स करवाना चाहेगा उसे साबित करना होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करते हुए साथ वीडियो बना के रखे। ऐसे शादी की वीडियो बनती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो भी बना के रखे। देखिए साउंड माइंड, उसे पूछ रहे हैं भाई क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे वालिद का क्या नाम, वगैरह वगैरह,
वकील से पूछ ले, वो बेहतर तरीके से गाइड करेगा। बी, ए सेन मैन, सही आदमी, who is so delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand terms of contract. क्या ऐसा बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, जब उसे पता ही नहीं होश होगा। 43, under the provisions of contract act 1872 every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind. जो कि मेजर भी है, साउंड माइंड, हर बात बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट मीटिंग द अबव कंडीशन। लेकिन कहता है वो कौन सी सिचुएशन है जब एक बंदा मेजर भी होगा, वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड भी होगा, फिर भी वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की कंडीशन। अच्छा, इसमें से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा जो मेजर है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये लगता है वो माइनर वाले में एक्सेप्शन लिखी होगी लाने कोई, वो माइनर वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक्सेप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहां उसने कहा कि जी जो एज ऑफ मेजोरिटी वाला है, जो एज यहां पर्सन ऑफ साउंड माइंड वाला है, वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड लर्निंग उसकी एक्सेप्शन नहीं बताई हुई। यहां पे पूछ क्या रहा है, तीन तरह के जो लोग हैं वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दो का उसने जिक्र कर दिया, तो बाकी जो तीसरा रह गया है आपने उसी को डिस्कस करना, यानी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर 44, विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 डिस्कस द एलियन एनिमी। एलियन एनिमी बताइए कौन होता है भाई? फॉरेन कंट्री जिसके साथ एट वार चल रही है। तो ये हमारे पास चैप्टर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, इसके साथ ही हमारा लेक्चर 65A कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के MCQs हमने डिस्कस करना है। तो लेक्चर का ये हिस्सा यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।